बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं कामरान अरशद हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का लिंक आपको मिल सके। खैर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात बढ़ चुकी हैं। ये मुश्किलात क्यों बढ़ी हैं, इस मुश्किलात के पीछे क्या रीज़न्स हैं, क्या मामलात हैं, क्या खिचड़ी है और क्या कहानी है, क्या मुहरिकात हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आपको मालूम है कि अगर जिस दिन इमरान खान को उतारा गया तहरीक अदम एतमाद के बाद, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ग्राफ एक महीने के बाद इतना ऊपर गया जितना 2018 में वो मकबूल नहीं थे। उसकी बहुत सारे रीज़न्स थे, उसकी बहुत सारी वजूहात थी और बहुत से मुहरिकात भी थे। वो सिंध हाउस भी आपको याद होगा, आसिफ जरदारी साहब का खेल तमाशा भी आपको याद होगा। वो ऐसे खेल तमाशे बलूचिस्तान में भी करते रहे हैं और आगे भी करने का इरादा रखते हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मकबूल होती चली गई। फिर 9 मई का एक अफसोसनाक वाक़या हुआ जिसको किसी भी तरह से डिफेंड नहीं किया जा सकता। हमारे इदारों के ऊपर हमला करना और उसको प्रोवोक करना, ये बिल्कुल काबिल मज़म्मत है और इनकी मज़म्मत की जानी चाहिए। लेकिन सवाल ये भी है कि 9 मई के वाक़े की अगर असल तहकीकात हम करेंगे तो फिर बातें कहीं से कहीं पहुँच सकती हैं। उस वक्त वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान थे, वो किस तरह से मामलात को लेकर चल रहे थे, तमाम तर चीज़ें। खैर, मैं उनकी डिटेल्स में नहीं जाता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मजबूत रही। फिर 9 मई का वाक़या हुआ और उसको तोड़ने की कोशिश की गई और उसको तोड़ दिया गया। सबसे पहले वो जो कियानी साहब थे पिंडी से, इस्लामाबाद से, वो अलहदा हुए। फिर आहिस्ता आहिस्ता तमाम तर सूरत हाल आगे बढ़ती गई, सबको पार्टी छुड़वाते गए। उसके बाद इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को रजिस्टर करवाया गया, उसका वजूद बनाया गया। अलीम खान साहब, सदर जहांगीर तरीन खान साहब को वहाँ पर सबसे बड़ा ओहदा दे दिया गया और वो फिर किंग पार्टी बन गई। किंग पार्टीज़ बनती रहती हैं, आपको पता, बलूचिस्तान में तो ऐसा ही होता है। लेकिन पंजाब में अब उनको दिया गया कि ये इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में आप चले जाएँ। वो चले गए। कुछ लोग इमरान खान साहब को तनहा छोड़ गए। उन्होंने कहा कोई मसला ही नहीं है, क्योंकि इमरान खान साहब डिटर्मिन हैं, वो भी सियासत को समझते हैं, पाकिस्तान की सियासत के एक स्टेक होल्डर हैं, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान है। तो इस वक्त जेल में, और कहते हैं कि जेल में बंदा ज़्यादा ताकतवर हो जाता है, क्योंकि जेल के बाद आप किसी चीज़ से किसी को डरा नहीं सकते। अब वो जेल में बैठे हैं, सुकून माहौल में बैठे हैं, वो कहते हैं मुझे वर्जिश की मशीन एक दे दें, मैं ठीक है। अब ये इलेक्शन कमीशन ने फिर उनको कलअदम करार दिया, उनके इंतखाबात को, उस पर सवालात उठाए और उन्होंने कहा है कि इंतखाबात आपके दुरुस्त नहीं हुए। फिर मोहलत दी गई 20 दिन की और मामलात आगे चलते गए। अब सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंच गई। पेशावर हाई कोर्ट से रिलीफ मिला, सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया, बल्ला छीन लिया गया, बल्ला वापस चला गया। 3 रुकनी बेंच था जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा करते रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ गलतियाँ और कोताहियाँ की हैं जिसकी सज़ा वो भुगत रहे हैं। लेकिन वो गलतियाँ कोताहियाँ ये नहीं है कि आप टेक्निकल बेस के ऊपर, इस फैसले से तो आप इख्तलाफ कर सकते हैं ना, टेक्निकल बेस पे आप इनको नॉकआउट कर दें, वो भी इंतखाबात से 25 दिन पहले, आम इंतखाबात से पहले। कोई बलदियाती इंतखाब नहीं है, कोई ज़िमनी इंतखाब नहीं है, आम इंतखाबात जिसमें लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉलोवर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, वोटर्स हैं, सर्वेस बता रहे हैं हर जगह के कि वो पॉपुलर हैं, मकबूल तरीन पार्टी पाकिस्तान की सबसे बड़ी, उसको आपने नॉकआउट कर दिया। अब वो इलेक्शन से तो बाहर हो गई, इलेक्शन से बाहर होना ही हो गया ना जी, कि उनका इंतखाबी निशान ही आपने छीन लिया। और वो अब वो किसी को लैपटॉप मिलेगा तो किसी को रबर स्टैम्प मिलेगा, किसी को बॉल मिल जाएगा, इस तरह के इंतखाबी निशानात आएंगे। और यही प्लान था कि इस तरह से इनको तोड़ दिया जाए, मज़ीद इनकी पॉपुलैरिटी ख़त्म की जाए, ताकि वो लोग जो बल्ले से इमोशनल अटैच्ड हैं, वो बल्ला जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पहचान बन चुका है, इसको ख़त्म कर दिया जाए। और कर दिया गया। अब देखना ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास आगे क्या ऑप्शन है, प्लान बी क्या है। प्लान बी यही है कि तमाम जितने भी उनके टिकट होल्डर्स होंगे उनको वो उनकी कैंपेन्स करेंगे अपने जलसों में और बताएंगे कि ये इस हल्के में हमारा नॉमिनेटेड बंदा है, ये इसका निशान है। लेकिन इसमें फिर भी बड़े झोल रहेंगे। लेकिन एक बंदा आंख बंद करके जाके बल्ले पे स्टैंप लगा रहा है, एक बंदा आंख बंद करके जाके शेर पे स्टैंप लगा रहा है, एक बंदा तीर पे लगा रहा है, एक बंदा क्रेन पे लगा रहा है। तो ये उनकी पहचान उन पार्टीज़ की बन चुकी हुई थी। इसी तरह बल्ला भी इनकी पहचान था। लेकिन आपको मालूम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ला छीन लिया गया है। इलेक्शन कमीशन अपना केस प्रूव करने में कामयाब रहा है। वहाँ पर 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने मुख्तसर फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार देते हैं। समाअत जारी रही। फैसला बहुत देर से आया, 9:30 आना था, 11:15 बजे फैसला आया। चीफ जस्टिस साहब आए और उन्होंने सबसे पहले माजरत की
اس کے بعد انہوں نے مختصر فیصلہ سنانا شروع کیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ دونوں جانب کے وکلاء نے بہت اچھے دلائل دی، تعریف بھی کی۔ پھر ایک وہاں پر بدمزگی پیدا ہوئی جب نیاز اللہ نیازی صاحب وہاں پر چیف جسٹس آف پاکستان سے جھگڑا ان کا ہو گیا۔ پھر بیرسٹر علی ظفر نے اس کی اپولوجی کی، معذرت بھی کی۔ بیرسٹر گوہر علی خان بھی وہاں موجود رہے، ان کی قانونی ٹیم۔ حامد خان صاحب نے دلائل دیے لیکن معاملات ان کی فیور میں نہیں آئے۔ اب یہ وہ سین ہے کہ کچھ غلطیاں پی ٹی آئی نے کی ہیں۔ شیر افضل مروت نے ایک دفعہ پریس کانفرنس کی تھی، آپ کو معلوم ہے، انہوں نے کہا کہ میں خان صاحب سے ملا ہوں اور خان صاحب نے مجھے کہا ہے کہ ان کو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر اعتماد نہیں ہے۔ یہ بھی ایک پوائنٹ ہے۔ پھر اس کے بعد بیرسٹر گوہر نے 2 پریس کانفرنسز کی، آئے، انہوں نے کہا کہ نہیں خان صاحب نے ایسا کچھ نہیں کہا، ایسا ویسا۔ تو یہ جو پھلجھڑیاں شیر افضل مروت چھوڑتے رہتے ہیں، پھر نیاز اللہ نیازی صاحب کا جھگڑا جو چیف جسٹس آف پاکستان سے ہو گیا، تو یہ پورے پاکستان نے چیزیں دیکھی ہیں، تو ظاہر ہے یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے، یہ آپ کی غلطی ہے۔ اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ نومینیشنز پیپرز کو صحیح طرح سے نہیں دیا گیا۔ اب دیکھیں اکبر ایس بابر یہ کیس لے کر گئے ہیں۔ اب اکبر ایس بابر کو اگر آپ ویسے ہی نومینیشن پیپرز دے دیتے تو کیا وہ عمران خان صاحب کی سیٹ پر آ سکتے تھے؟ ان کو تو بھائی 2% ووٹ نہیں پڑنا تھا، لیکن آپ نے جس طرح سے انتخابات کروائے اور پھر وہ معاملات، اس کا نقصان آپ کو ہو گیا۔ عمران خان صاحب کہاں اور کہاں اکبر ایس بابر، 2% بھی ووٹ ان کو نہیں پڑنا تھا۔ یہ بھی آپ کی غلطی ہے کہ کس طرح سے آپ نے یہ معاملات کو چلایا۔ کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے وہاں پر آپ سے سوال کیا، انہوں نے کہا کہ جب آپ نے 8 لاکھ بندوں کو ووٹ ڈالنے کے لیے الیکشن کروانے کا کہا تو کس طرح سے آپ نے ان کو بتایا؟ تو بتایا گیا جی میڈیا پر ویسے ہی آ گیا تھا اور واٹس ایپ گروپس میں ہم نے چیزیں شیئر کر دی تھی۔ ایسے تھوڑی ہوتا ہے۔ آپ پاکستان کی سب سے مقبول پارٹی ہیں اور آپ اقتدار میں رہے ہیں، آپ کو یہ چیزوں کی سمجھ آنی چاہیے۔ پھر آپ کی جو قانونی ٹیم ہے اس کو معلوم ہے کہ کس طرح سے معاملات چلتے ہیں، اس کے کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں، اور اب کانسیکوینسز جو ہوئے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ 25 دن پہلے آپ سے بلہ واپس لے لیا گیا ہے۔ تو یہ سارے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو پی ٹی آئی کی طرف سے کوتاہیاں بھی ہیں، لیکن ٹیکنیکل بیس پر آپ کو آؤٹ کر دیا گیا ہے الیکشن سے، اور پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم ہو چکا ہے۔ مقبول ترین سیاسی جماعت ہی الیکشن سے باہر ہو گئی ہے۔ میں تو اس کو الیکشن سے باہر ہی سمجھتا ہوں نا، آپ کا انتخابی نشان ہی آپ کے پاس نہیں ہے جو آپ کی پہچان ہے، تو آپ تو انتخاب سے باہر ہو گئے نا۔ اب آپ کے جو اراکین ہیں وہ آزاد حیثیت سے الیکشن لڑیں گے مختلف نشانوں پر، اور دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ اب عمران خان صاحب کے پاس کیا پلان ہے، پلان بھی کیا ہے، کس طرح سے معاملات کو چلائیں گے، تو آنے والا وقت بتائے گا۔ اپنے اگلے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ کامران ارشد کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔